मुझे तो लगता है वह मेरी बेटी की ही खुशियाँ छीन लेगा। रितिका हंसमुख और मिलनसार स्वभाव की तो है ही, पुरुष सहकर्मी के साथ भी बेहिचक बात करती है। साथ काम करने वाली लड़कियों के साथ शॉपिंग पर भी चली जाती है और वहीं खाना पीने का बिल भी दे देती है। लेकिन जब कोई लड़की उसके घर जाने को कहती तो वो मना कर देती। लगता है इसके घर में जरूर कुछ गड़बड़ है, तभी यह नहीं चाहती कोई इसके घर आए और या किसी के घर जाए। आरती बोली, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि फिल्म देखना या रेस्टोरेंट चलने को कहो तो तुरंत मान जाती है और बिल भरने को भी तैयार रहती है। मीता ने जोड़ा तो सोनिया और चंचल ने भी सहमति में सिर हिलाया। इतनी अटकलें लगाने की क्या जरूरत है? पास बैठे राघव ने कहा, रितिका बीमार है, इसलिए आप सब उसे देखने के बहाने उसका घर देख आओ। उसके पापा टेलीफोन विभाग के आला ऑफिसर हैं और शाहजहां रोड की सरकारी कोठी में रहते हैं। इतनी जानकारी तो जाने के लिए काफी नहीं है, मीता ने लापरवाही से कहा। बात वहीं खत्म हो गई। अगले सप्ताह रितिका ऑफिस आ गई। उसके पैर में मोच आ गई थी, इसलिए चलने में अभी भी दिक्कत हो रही थी। शाम को उससे छुट्टी के बाद काम करते देखकर राघव ने कहा, मैंने आपका कोई काम भी पेंडिंग नहीं रहने दिया था, फिर क्यों आप देर तक रुकी हैं? धन्यवाद राघव जी, मैं काम नहीं नेट सर्फिंग कर रही हूँ, मगर क्यों मजबूरी है। 4 डे बस तक चल कर नहीं जा सकती है, पापा को लेने आने में अभी देरी है। तकलीफ तो लगता है आपको बैठने में भी हो रही है। हो तो रही है, लेकिन पापा मीटिंग में व्यस्त है, इसलिए बैठना तो पड़ेगा ही। अगर एतराज ना हो तो मेरे साथ चलिए, इस शर्त पर कि आप चाय पीकर जाएंगे। ठीक है, अभी ऑर्डर करता हूँ। ओह नो, मेरा मतलब है मेरे घर पर। इसमें शर्त काहे की किसी के घर जाने पर चाय नाश्ते के लिए रुकना पड़ता ही है। रितिका ने पापा को मोबाइल पर आने को मना कर दिया, फिर राघव के साथ घर पहुंच गई। माँ भी बेनम्र थी। कुछ देर बाद रितिका के पापा भी आ गए। वो भी राघव को ठीक ही लगे। कुल मिलाकर घर या परिवार में कुछ ऐसा नहीं था जिसे रितिका किसी से छिपाना चाहे। बातों बातों में पता चला कि वो लोग कई वर्षों से हैदराबाद में रह रहे थे और उन्हें वह शहर पसंद भी था। इनकी तो विभिन्न जिलों में बदली होती रहती थी, लेकिन मैं बच्चों के साथ हमेशा हैदराबाद में ही रही। बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के, अकेले रहने में भी कोई परेशानी नहीं हुई। रितिका की माँ ने बताया, यहाँ तो आप भी आपकी जान पहचान नहीं हुई होगी। राघव ने कहा, पास पड़ोस में हो गई है। वैसे रिश्तेदार बहुत है यहाँ, लेकिन अभी उनसे मिलना नहीं है। ऋतु पत्र 4 में से MBA की पढ़ाई कर रही है, इसलिए ऑफिस के बाद का सारा समय पढ़ाई में लगाना चाहती है और हमें भी इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। मिलने के बाद तो आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा ना। राघव को रितिका की सहेलियों से मेल जोल ना बढ़ाने की बात तो समझ में आ गई, लेकिन MBA करने की बात छिपाने की नहीं। यह सुनकर कि राघव के माता पिता सऊदी अरब में और बहन अपने पति के साथ सिंगापुर में रहती है और वह यहाँ अकेला। रितिका की माँ ने आग्रह किया, कभी घर वालों की याद आए तो आ जाया करो बेटा, अच्छा लगेगा तुम्हारा आना। जी जरूर, कह राघव रितिका की ओर मुड़ा। आप डिस्टर्ब तो नहीं होंगी ना? कभी कभार कुछ देर के लिए चलेगा। रितिका सोखी सी मुस्कुराई, मगर यह MBA वाली बात ऑफिस में किसी को मत बताइएगा प्लीज। क्यों? क्योंकि चंद घंटों की पढ़ाई के बाद सफलता की
कोई गारंटी तो होती नहीं, तो क्यों बर्थ में ढिंढोरा पीट कर अपना मजाक बनाया जाए। पास हो गई तो पार्टी करके बता दूंगी। राघव ने ऑफिस में किसी को रितिका के घर जाने की बात भी नहीं बताई। कुछ दिनों के बाद रितिका ने उसे डिनर पर आने को कहा। आज मेरे छोटे भाई ऋषभ का बर्थडे है, वह तो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, लेकिन मम्मी उसका जन्मदिन मनाना चाहती है पकवान वगैरह बनाकर। अब उन्हें खाने वाले भी तो चाहिए, आप आ जाएं। पापा के ऑफिस और पड़ोस के कुछ लोग होंगे, मम्मी खुश हो जाएंगी। रितिका ने आग्रह किया। ना जाने का तो सवाल ही नहीं था। रितिका ने अन्य मेहमानों से उसका परिचय अपने सहकर्मी के बजाय अपना मित्र कहकर कराया। उसे अच्छा लगा। अगले सप्ताह चंचल ने भी सभी को बहुत आग्रह से अपने भाई की सगाई में बुलाया, तो सब सहर्ष आने को तैयार हो गए। माफ करना चंचल, मैं नहीं आ सकूंगी, रितिका ने विनम्र परंतु इतने दृढ़ स्वर में कहा कि चंचल ने तो दोबारा आग्रह नहीं किया। लेकिन राघव ने मौका मिलते ही अकेले में कहा, अगर आप अकेले नहीं जाते हुए हिचक रही हैं तो मुझे आपने मित्र कहा है, मित्र के साथ चलिए। मित्र कहा है सो बता देती हूँ कि मैं इस तरह के पारिवारिक समारोह में कभी नहीं जाती, क्योंकि ऐसे समारोह में ही सहेलियों की मामियाँ चाचियाँ अपने चहेतों के लिए लड़कियाँ पसंद करती हैं। सहेलियों के भाई और उनके दोस्त तो ऐसी दावतों में जाते ही लड़कियों को लाइन मारने लगते हैं। वैसे सुरक्षित लड़के भी नहीं है। कुंवारी कन्याओं के अभिभावक भी गिद्ध दृष्टि से शिकार का अवलोकन करते हैं। आप मुझे डरा रही हैं, कुछ भी समझ लीजिए, जो सच है वही कह रही हूँ। खैर, कह तो सच रही हूँ ना, फिर भी मुझे तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑफिस में आपके सिवा सभी जा रहे हैं। कुछ रोज बाद राघव को एक दूसरी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। रितिका बहुत खुश हुई। अब हम जब चाहे मिल सकते हैं। ऑफिस की अफवाहों का डर तो नहीं रहा। राघव की बढ़िया नौकरी मिलने की खुशी में और भी बढ़ गई। मुलाकातों का सिलसिला जल्दी दोस्ती से प्यार में बदल गया और फिर राघव ने प्यार का इजहार भी कर दिया। रितिका ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन इस शर्त के साथ कि शादी साल भर बाद भाई के ऑस्ट्रेलिया से लौटने पर करेगी। राघव को मंजूर था, क्योंकि उसके पिता को भी अनुबंध खत्म होने में के बाद ही अगले वर्ष भारत लौटने पर शादी करने में आसानी रहती और वह भी नई नौकरी में एकाग्रता से मेहनत करके पैर जमा सकता था। भविष्य के सुखद सपने देखते हुए जिंदगी मजे में कट रही थी कि अचानक उसे टूर पर हैदराबाद जाना पड़ा। ऑफिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उसे वहां अपनी बहन को देने के लिए एक पार्सल दिया। मेरी बहन और जीजाजी डॉक्टर हैं, उनका अपना नर्सिंग होम है, इसलिए वो तो कभी दिल्ली आते नहीं। किसी आते जाते के हाथ उन्हें यहाँ की सौगात सोहन हलवा गज्जाक वगैरह भेज देता हूँ, तो मेरी बहन को फ़ोन कर देना, वो किसी को भेजकर सामान मंगवा लेगी। मगर राघव के फ़ोन करने पर डॉक्टर माधुरी ने आग्रह किया कि वह डिनर उनके साथ करे। बहुत दिन हो गए किसी दिल्ली वाले से मिले हुए, वो उसे लेने के लिए गाड़ी भिजवा देंगी। माधुरी और
उसके पति दिनेश राघव से बहुत आत्मीयता से मिले और दिल्ली के बारे में दिलचस्पी से पूछते रहे कि कहाँ क्या नया बना है वगैरह। फिर उसके बाद उन्होंने अजनबियों के बीच बातचीत के सदाबहार विषय राजनीति और भ्रष्टाचार पर बात शुरू कर दी। कितने भी अनशन और आंदोलन हो जाए, कानून बन जाए या सुधर जाओ, सरकार या सत्ता से जुड़े लोग नहीं सुधरने वाले। माधुरी ने कहा, उसके पंख कितने भी कतर दिए जाएं, उनका फड़फड़ाना बंद नहीं होता। प्रकाश का फड़फड़ाना फिर याद आ गया माधुरी? दिनेश ने हंसते हुए पूछा। राघव चौंक पड़ा। यह तो रितिका के पापा का नाम है। उसने दिलचस्पी से माधुरी की ओर देखा। मजेदार किस्सा लगता है दीदी, पूरी बात बताइए ना। माधुरी हिचकिचाई। पेशेंट से बातचीत गोपनीय होती है, मगर वो मेरे पेशेंट नहीं थे। 2 से 3 साल पुरानी बात है, और फिर आप तो इस शहर के हैं भी नहीं। एक साहब मेरे पास अबॉर्शन का केस लेकर आए, पर मेरे यह कहने पर कि हमारे यहाँ यह नहीं होता, उन्होंने कहा कि अब तो और कुछ भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो टेलीफोन विभाग में चीफ इंजीनियर हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से हंसी रोककर उन्हें बताया कि हमारे यहाँ तो प्रायः सभी फ़ोन रिलायंस और टाटा इंडेकैम के हैं। सरकारी फ़ोन अगर है भी तो खराब पड़ा होगा। उनकी शक्ल देखने वाली थी, मगर फिर जाते जाते अन्य सरकारी विभागों में अपनी पहुंच की डुबकी बजाकर मुझे डराना नहीं भूले। तभी नौकर खाने के लिए बुलाने आ गया। खाना बहुत बढ़िया था, और उससे भी ज़्यादा बढ़िया था स्नेह जिससे मेज़बान उसे खाना खिला रहे थे। लेकिन वह किस तरह कौर निकल रहा था। होटल के कमरे में जाते ही वह फूट कर रो पड़ा कि क्यों हुआ ऐसा उसके साथ। क्यों भोली भाली मगर संकीर्ण स्पष्टवादी रितिका ने उससे छिपाया अपना अतीत। वह संकीर्ण मानसिकता वाला नहीं है। जवानी में सभी के कदम बहक जाते हैं। अगर रितिका उसे सब सच बता देती तो वह उसे सहजता से सब भूलने को कहकर अपना लेता। रितिका के परिवार का रिश्तेदारों से ना मिलना जुलना, रितिका का सहेलियों के घर जाने से कतराना और उनके परिवार के लिए सटीक टिप्पणी करना डॉक्टर मधु के कथन की पुष्टि करता है। लौटने पर रघु अभी तय नहीं कर पाया था कि रितिका से कैसे संबंध विच्छेद करें। इसी बीच अकाउंट्स विभाग ने याद दिलाया कि अगर उसने कल तक अपने पुराने ऑफिस का TDS दाखिल नहीं करवाया तो उसे भारी इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। राघव ने तुरंत अपने पुराने ऑफिस से संपर्क किया। संबंधित अधिकारी से उसकी अच्छी जान पहचान थी, और उसने छूटते ही कहा कि तुम्हारे कागजात तैयार हैं, आकर ले जाओ। पुराने ऑफिस जाने का मतलब था रितिका से सामना होना, जो राघव नहीं चाहता था। ऑफिस के समय में कैसे आऊं नमन जी, आप किसी के हाथ भिजवा दो ना प्लीज़। आज तो मुमकिन नहीं है और कल का भी वादा नहीं कर सकता। वैसे मैं तो आजकल 7 बजे तक ऑफिस में रहता हूँ। अपने ऑफिस के बाद आ जाना। राघव को यह उचित लगा, क्योंकि रितिका 5 बजे ही 4 डे बस से चली जाएगी। अतः उसके बाद
वह इत्मीनान से नमन जी के पास जा सकता है। 6 बजे के बाद नमन जी कागज लेकर जब लौट रहा था तो लिफ्ट का इंतजार करती हुई रितिका मिल गई। तुम अभी तक घर नहीं गई? वह पूछे बगैर रह नहीं सका। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी करने के चक्कर में रुकना पड़ा। लेकिन तुम कहाँ गायब थे? रविवार के बाद से सोम की शाम को अचानक टूर पर हैदराबाद जाना पड़ गया। आज ही लौटा हूँ। अच्छा किया जाने से पहले घर नहीं आई, वरना मम्मी न जाने कितने पार्सल पकड़ा देती। अपनी सखी सहेलियों के लिए पार्सल तो फिर भी लेकर गया था। बड़े साहब की बहन डॉक्टर माधुरी के लिए। राघव ने पैनी दृष्टि से रितिका को देखा। तुम तो जानती होगी डॉक्टर मधु को। रितिका के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया और वह लापरवाही से कंधे झटक कर बोली, कभी नाम भी नहीं सुना। पापा को फोन कर दूं कि वो सीधे घर चले जाएं। मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। पहले कहीं कॉफी पिलाओ, फिर घर चलेंगे। राघव मना नहीं कर सका और फिर घर पर डॉक्टर माधुरी का नाम बताकर प्रकाश और रमा की प्रतिक्रिया देखने की जिज्ञासा भी थी। रमा के चेहरे पर तो डॉक्टर माधुरी का नाम सुनकर कोई भाव नहीं आया, मगर प्रकाश जरूर सकपका सा गए। रमा के आग्रह के बावजूद राघव खाने के लिए ना रुका और यह पूछने पर भी फिर कब आएगा उसने कुछ नहीं कहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि माँ बेटी सफल अदाकारा की तरह डॉक्टर माधुरी को ना जाने का नाटक कर रही थी या उन्हें बगैर कुछ बताए प्रकाश साहब अवोसन की व्यवस्था करने गए थे। कुछ भी हो, रितिका को निर्दोष तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन चुपचाप सब बर्दाश्त भी तो नहीं हो सकता। यह भी अच्छा ही था कि अभी ना तो सगाई हुई थी और ना ही इस बारे में परिवार के अलावा किसी और को पता था, इसलिए धीरे धीरे अवहेलना करके किराना कर सकता है। रात इसी उधड़-बुन में कट गई। सुबह वह अखबार लेकर बरामदे में बैठा ही था कि प्रकाश की गाड़ी घर के सामने रुकी। उनका आना अप्रत्याशित तो नहीं था, मगर इतनी जल्दी आने का संभावना भी नहीं था। रात को खैर अपनी थी जैसे तैसे काट ली, लेकिन दिन को तुम्हें भी काम करना है और मुझे भी, और उसके लिए मन का स्थिर होना जरूरी है। इसलिए ऑफिस जाने से पहले तुमसे बात करने आया हूँ। प्रकाश ने बगैर किसी भूमिका के कहा, यही बैठेंगे या अंदर चले? अंदर चलिए अंकल, राघव विनम्रता से बोला और फिर नौकर को चाय लाने को कहा। मैं नहीं जानता डॉक्टर मधु ने तुमसे क्या कहा, मगर जो भी कहा होगा उसे सुनकर तुम्हारा विचलित होना स्वाभाविक है। प्रकाश ने ड्राइंग रूम में बैठते हुए कहा, और यह सोचना भी कि तुमसे यह बात क्यों छुपाएगी, वह इसलिए किसी की जिंदगी के बंद परिच्छेद बिना वजह खोलना ना मुझे पसंद है और ना रितु को। मैंने अपनी भतीजी रुचि को हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी में जॉब दिलवाई थी। वह हमारे साथ ही रहती थी। सॉफ्टवेयर पैकेज के काम के घंटे तो असीमित होते हैं, इसलिए हमने रुचि के देर सवेर आने पर कभी रोक नहीं लगाई, और इस गलती का एहसास हमें तब हुआ जब रुचि ने बताया कि वह माँ बनने वाली है। उसकी सहेली का भाई उससे शादी करने को तैयार है, लेकिन कुछ समय यानी पैसे जोड़ने के बाद, क्योंकि उसकी जाति में दहेज की प्रथा है और उसके माता पिता बगैर दहेज के विजातीय लड़की से उसे कभी शादी नहीं करने देंगे। पैसा जोड़कर वह माँ बाप को दहेज दे देगा। फिलहाल
रुचि का गर्भपात करवाना पड़ेगा। हम भी नहीं चाहते थे कि रुचि के माता पिता को इस बात का पता चले, अतः मैंने गर्भपात करवाने की जिम्मेदारी ले ली। जिन अच्छे डॉक्टरों से संपर्क किया उन्होंने साफ मना कर दिया और झोला छाप डॉक्टरों से मैं यह काम करवाना नहीं चाहता था। बहुत परेशान थे हम लोग। तब हमें परेशानी से उबारा रितु और ऋषभ ने। रितिक को IIM हैदराबाद में MBA में दाखिला मिल गया था और ऋषभ भी अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा था। दोनों ने कहा कि जो पैसे हमने उसकी पढ़ाई पर लगाना है उसे हम रुचि को दहेज में देकर उसकी शादी तुरंत प्रशांत से करवा दें, और कोई चारा भी नहीं था। मुझे में अपने भाई भाभी की नज़रों में गिरने और लापरवाही कहलाने की हिम्मत नहीं थी, अतः इसके लिए मैंने अपने बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया। खैर, रुचि की शादी हो गई, बच्चा भी हो गया और उसके बाद दोनों ही बेंगलोर में बेहतरीन नौकरी भी मिल गई। रितु ने भी पत्राचार से MBA कर लिया और ऋषभ भी ऑस्ट्रेलिया चला गया। इसमें रुचि और प्रशांत ने भी उसकी सहायता करी, मगर मेरा हैदराबाद में रहना मुश्किल हो गया। लगभग सभी नामी गिरामी डॉक्टरों के पास गया था और उन सभी ने गाहे बेगाहे क्लब या किसी समारोह में आमना सामना हो जाता था। वो मुझे जिन नज़रों से देखते थे उन्हें मैं सहन ना कर पाता था। मैंने कोशिश करके दिल्ली बदली करवा ली। सोचा था वह प्रकरण खत्म हो गया, लेकिन वह तो लगता है मेरी बेटी की ही खुशियाँ छीन लेगा। तुम्हें मेरी कहानी मनगढ़ंत लगी हो तो मैं रुचि को यहाँ बुला लेता हूँ। उसके बच्चे की उम्र और डॉक्टर माधुरी की बताई तारीखों से सब बात स्पष्ट हो जाएगी। इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है पापा। अभी तक अंकल कहने वाले राघव के रितिका की तरह पापा कहने से प्रकाश को लगा कि राघव के मन में अब कोई भी शक नहीं है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें।